गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, आपकी विज्ञान शिक्षिका, आज आपके समक्ष अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर अध्याय 2 आपके रसायन शास्त्र 10वीं वर्ग का पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में आप अपने किचन में, अपने आसपास बहुत कुछ देखते हैं और इन सब को हम लोग आज समझेंगे। आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण अध्याय 2 10वीं वर्ग का चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं। आप लोग हमें ये बताइए कि अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया और कुछ खट्टी डकारें आ रही हैं, तो अब आप लोग इसको ठीक करने के लिए, तबीयत सुस्त हो गई तो क्या करेंगे? आपके पास नींबू का रस है, सिरका है, इनो है, बेकिंग सोडा है, तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए? तो आप लोग जानते हैं कि अम्ल जब बढ़ गया है तो खट्टी डकारें आ रही, तो और अम्ल तो लेना नहीं चाहिए, तो आप क्या लेंगे? तो क्षार लेंगे। तो इनो बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग लेते हैं। ऐसे बेकिंग सोडा भी अगर आपके किचन में मदर रखती हैं तो वो भी आप उसको घोलकर पिएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस बात से आपको क्या अर्थ लगता है? अर्थ ये है कि हम अम्ल और क्षार का गुण धर्म के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन में ये काफ़ी आम बात है कि हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया या इनो पिया या डाइजीन ले लिया, तो ये सब लेने से हमारी तबीयत तुरंत ही अच्छी हो जाती है। अब हम लोग इसको समझने के लिए, इसके गुण धर्म को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कि कुछ ऐसे सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक भी हैं और सिंथेटिक सूचक भी हैं, जो आपको ये बताएंगे। ऐसे आप लोग सोचिए, तो अम्ल को सोचने से ही, बहुत सारे फल हम लोग खाते हैं, खट्टे फल, तो आप अगर सोचेंगे तो तभी आपको जैसे मुंह में थोड़ा पानी आ रहा है, खट्टा जैसा एहसास आने लगता है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो है वो थोड़ा सा कड़वा, कसैला जैसा प्रतीत होता है। बहुत सारे सब्जियां या बहुत और भी कई प्रकार के फल वगैरह हैं जो थोड़ा कसैला जैसा स्वाद देता है। तो हमको आराम से अपने भोजन में जो भी सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं उसमें उसको महसूस करते हैं, तो हमें अम्ल और क्षार का थोड़ा पता चलता है। तो हम एक परिभाषा, साधारण सी परिभाषा ले सकते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा है और क्षार क्या है, तो वह स्वाद में कसैला है। इसी बात को, इस गुण धर्म को, ये सबसे कॉमन इसका साधारण गुण है, लेकिन इसके आगे और इसकी पहचान साबित करने के लिए हम लोग कुछ सूचक, उसे कहते हैं अम्ल क्षार की पहचान करने वाला सूचक या इंडिकेटर, उसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो हमें अम्ल को पहचान पाते हैं या क्षार को पहचान लेते हैं। प्राकृतिक रूप से जो सूचक हैं, जैसे कि लिटमस। लिटमस क्या है, अभी आपको हम दिखाएंगे। ये लिटमस पत्र जो है, यह थैलोफाइटा वर्ग के लाइचन समूह को निकाल करके उससे एक्सट्रैक्शन, उसका रस निकाला जाता है और उससे तैयार किया जाता है। तो वह बैंगनी रंग का प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन उसे नीला और लाल दोनों तरह से वो दिखाता है। तो नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र, ये हमारा एक प्राकृतिक सूचक तैयार किया गया है। इसके अलावा एक कॉमन चीज़ आपके जीवन में हरदम होता है कि आप लोग सफ़ेद शर्ट स्कूल जाने के लिए पहने हैं, उस पर थोड़ा जल्दी जल्दी खाना खाया और हल्दी का दाग, सब्जी और दाल वगैरह में हल्दी डालते हैं तो वो पड़ गया, वो शर्ट में पीला रंग लग गया। अब वो अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको साबुन लगाकर धोते हैं।
धोने से आप देखेंगे कि क्षार रहता है साबुन में और वो और लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पीला कलर और लाल हो जाता है, तो और अजीब सा हो जाता है। फिर हम लोग उसको खूब धोते हैं। खूब धोते धोते जो है फिर हल्का सा पीला होता है। तो यह एक बहुत ही कॉमन, सबसे कॉमन आपके किचन में क्या मिलता है? हल्दी। हल्दी तुरंत पीला रंग किसी भी सफ़ेद कपड़े को कर देता है, और यह इसका एसिड से रिएक्शंस हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अगर क्षार वाला साबुन आप उस पर यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो लाल कलर दिखाने लगता है। तो ये प्रतीत होता है कि यह क्षार वाला साबुन है, ये इसकी पहचान होती है। तो हल्दी भी एक हमारे लिए प्राकृतिक सूचक है, जिसका उपयोग आप करके पहचान सकते हैं कि यह क्षार है कि अम्ल है। इसके बाद कुछ ऐसे फूल भी हैं प्राकृतिक जो हमारे आसपास, जैसे कि पिटूनिया है। आप यहाँ देखें, मैंने आपके लिए लिखा है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया है, जेरानियम है। ये सब की फूल की पंखुड़ियाँ भी अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। तो ढेर सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिसके द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अब इसके आगे सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि जब हम ऊंचे क्लास में पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत ही ड्रॉप बाय ड्रॉप, बहुत ही ज़्यादा ही आपको परफेक्टली काम करना पड़ता है। तब उस समय हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन, ये दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। इन सब चीज़ों का आप उपयोग करेंगे। तो आज हम आपको जो सबसे पहला है लिटमस पत्र, प्राकृतिक सूचक, जो इसका दो कलर है, नीला और लाल। जैसा कि मैंने लिखा है कि नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, और क्षार जो है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। तो इसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये ब्लू लिटमस पत्र है। आप देखें, आपके लेबोरेटरी में आपको ये काफ़ी मिलेगा आसानी से, और इसका हर समय आप उपयोग करेंगे। ये कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर है। तो हमने क्या बतलाया कि अम्ल जो है वो ब्लू कलर लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये आपने देखा। अब मैं दूसरा आपको दिखाने जा रही हूँ, लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र आप देखें, ये लाल लिटमस पत्र है और यह क्षार को नीला कर देता है। तो क्षार NaOH जैसे सबसे कॉमन आपके लैब में मिलेगा, तो उसमें आप इसको डालेंगे तो ये आपको रेड कलर देगा, और ब्लू कलर देगा, और आपको ये पता चलेगा कि वो क्षार है। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोग इसको समझेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। तो मैं एक सॉल्यूशन आपके सामने लाई हूँ H2SO4 का, तो उसमें हम ब्लू लिटमस को डालकर देखेंगे। अब हमने ब्लू लिटमस पत्र लिया है और H2SO4 डाइल्यूट, कॉन्क नहीं लेंगे, क्योंकि कॉन्क लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो हमारा कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे काम जो हम करते हैं वो जनरली हम हर समय जब कॉन्क का आवश्यकता होगा तभी उसका उपयोग होगा। उसका उपयोग बहुत सावधानी से होता है, लेकिन डाइल्यूट को हम आराम से कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि कैसे यह कलर बदल रहा है। इसको मैंने इसमें डाला, डुबाया, और धीरे धीरे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि यह कैसे रंग बदल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा इसका कलर बदलना। तो ये पहचान कर रहा है कि यह अम्ल है और नीला लिटमस को यह लाल कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी जो सॉल्यूशन है, अम्ल है या क्षार है, इसकी पहचान A और B, मान लो आपके पास दो टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, आपको मालूम नहीं है, तो आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आप इसको बता सकते हैं कि यह जब अम्ल है तो वो दूसरा वाला क्षार है। ऐसे क्षार के लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाल वाला डालेंगे तो वो नीला होगा, तो दूसरे वाले को हम कर देंगे
कि ये अम्ल है। तो इस तरह से हम आराम से इसको दोनों को अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अब ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप टाइट्रेशन अम्ल क्षार का परसेंटेज वगैरह निकालना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सब सीखेंगे, तब उस समय इसका उपयोग होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ता है और इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं मिथाइल ऑरेंज। आप नाम देख रहे होंगे और इसका कलर नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज है, तो ये हल्का ऑरेंज कलर होता है और यह चेंज करता है जैसे जैसे अगर आपने अम्ल में डाला और या फिर आपने क्षार में डाला, तो इस तरह से ये आपको आगे दिखलाएगा कि ये कैसे एक्शन करता है। अब ये दूसरा है मेरे पास फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन। ये दोनों आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि आगे आपको बहुत सारा यही दोनों के साथ काम करना होगा। ये है फेनोल्फथैलीन, देख रहे हैं, इसका रंग नहीं है, कलरलेस रहता है, पानी जैसा ही रहता है, लेकिन ये कलर चेंज कैसे दिखाएगा ये आप जब टाइट्रेशन सीखेंगे तभी आप इसको पहचान सकेंगे कि अम्ल क्षार को कैसे पहचाना जाता है इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स के द्वारा। अब हम लोग अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो जैसे मैंने एक टेबुलर फॉर्म आपके लिए किया है, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ सूचक है 4, नीला लिटमस, लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन। ये चारों लिटमस मैंने लिया है। इधर मैंने केवल अम्ल लिया है, HCl, H2SO4, HNO3, और ये एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है जो हम लोग भोजन, जो तरह तरह का फल वगैरह खाते हैं उसमें ये पाया जाता है। तो ये सब तो इनऑर्गेनिक है, खनिज अम्ल है, और ये हमारा ऑर्गेनिक है। ये इन सब के बारे में भी आपको आगे पढ़ना होगा। इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो नीला लिटमस का प्रभाव होगा, लाल होगा, और लाल लिटमस का कोई प्रभाव इन अम्ल पर नहीं होगा, तो यहाँ मैंने डैश कर दिया। और मिथाइल ऑरेंज का क्या प्रभाव होगा इन अम्ल पर, तो वो जो ऑरेंज था वो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और फेनोल्फथैलीन जो है वो रंगहीन ही दिखाएगा। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं। ये क्षार मैंने लिखा है NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने 5 ठो लिखा। ये बहुत ही कॉमन है आपके लैबोरेटरी में, एकदम आराम से आपको इसी सब के साथ आपको सारा क्रिया करना है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए नीला लिटमस के साथ डैश हो गया, इसका प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं। और लाल लिटमस के लिए ये एक्शन दिखाया और ये नीला कलर हो गया। मिथाइल ऑरेंज में यह पीला हो जाता है। जितने क्षार हैं इनका कलर बदलता है और यही पॉइंट हम लोग को पहुंचना पड़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट किया। ये हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बस जानकारी के लिए दे रही हूँ। इसके बाद है ये फेनोल्फथैलीन। यहाँ तो रंगीन था, लेकिन क्षार में यह गुलाबी कलर का, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का, जैसा पिंक मैंने ये लिखा है वैसा ही गुलाबी रंग का ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये चारों का प्रयोग आप अपने प्रयोगशाला में हरदम करेंगे, इसलिए जो मुख्यतया जो जो कार्य आप करेंगे उनकी मैं थोड़ी आपको जानकारी दे रही हूँ। अब दूसरा चीज़ है कि हम लोग तो प्याज खाते हैं, वेनिला एसेंस जो केक वगैरह में डाला जाता है, लौंग का तेल का तो मेडिकल वैल्यू भी है, दांत दर्द ये सब में यूज़ करते हैं, और इसको भोजन का तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा खाना बनाए तो लौंग तो ज़रूर डालेंगे। ये सब बहुत तेज़ गंध वाले चीज़ हैं। क्या है ये? बहुत तेज़ इसमें गंध है। तो लेकिन इसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। इसे कहते हैं गंधीय ऑल्फैक्टरी, यानी सुगंध, जो गंध हमको नाक से लगता है, ऐसे भी सूचकों के प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो प्याज का अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं, वो गंध जो प्याज का अपना खास गंध है वो कायम है। वेनिला का भी जो गंध है स्पेशल, वो कायम है। लौंग का तेल का भी गंध है,
लेकिन जैसे ही आपने कोई क्षार डाला तो क्या हो जाएगा, ये गंधहीन हो जाएगा। प्याज के साथ वेनिला के साथ भी ये गंधहीन हो जाएगा और लौंग का तेल के साथ भी ये गंधहीन हो जाएगा। तो गंध से भी हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा क्या कि विभिन्न सूचक, प्राकृतिक सूचक और सिंथेटिक सूचक, और इनका प्रभाव अम्ल और क्षार पर कैसे होता है। और फिर गंधीय कुछ है कि जो गंध का असर दिखाते हैं, तो उससे भी हम लोग अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। तो ये अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण धर्म है। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं अम्ल और क्षार का धातु के साथ अभिक्रिया। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि अम्ल जो है वह कैसे बनता है। अम्ल हमेशा अधातु के ऑक्साइड्स को जब हम जल में घुलनशील करते हैं तो वह अम्ल बनता है। आप याद रखेंगे कि अम्ल क्या है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर में घुलनशील किया तो हमें सबसे साधारण अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है? कार्बनिक अम्ल। आप बताइए, तो आपने कार्बनिक अम्ल पिया है? ज़रूर पिया है। आपने जो भी आप पेप्सी वगैरह, कोको कोला ये सब पीते हैं, उसमें क्या है? उसमें कार्बनिक अम्ल मिला रहता है। और यह थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा भी है क्योंकि बहुत वीक अम्ल है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप खोलते हैं तो वो बुलबुला जैसा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बाहर निकलने लगता है। तो ये कार्बनिक अम्ल जो है, यह कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील रहता है इसमें, लेकिन जैसे ही आप खोलते हैं तो वो बाहर हो जाता है। तो ये अम्ल है। और क्षार इसके विपरीत क्या है? तो क्षार है धातु के ऑक्साइड्स। क्या है? धातु, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब, पोटाशियम, इन सब के ऑक्साइड्स जब जल में घुलनशील करते हैं, हम लोग जल में घुलाते हैं, तो ये सभी क्षार देते हैं। अब आपको एक बात अभी मैं बता दूं कि सभी जो ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन ये सभी पानी में घुलेंगे ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जो घुलते ही नहीं हैं या फिर बहुत ही कम घुलनशील रहते हैं। तो इस तरह के जो भी ऑक्साइड्स हैं, इन्हें हम भस्म कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स तो बेस ही हैं, लेकिन जो बेसिक ऑक्साइड्स पानी में घुल गए उसे हम एल्कली या क्षारक कहते हैं। तो ये फ़र्क आप लोग आगे और भी सीखेंगे। अभी मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दी हूँ। अब आप देखेंगे कि अम्ल और क्षार धातु के साथ कैसे कैसे अभिक्रिया करता है। जैसा आपको बताया गया है कि बहुत ही आसान है। जिंक का टुकड़ा लीजिए, मैंने आगे भी दिखाया था कि जिंक का टुकड़ा लिया और आपने H2SO4 उस पर डाला था और वो तुरंत जो है वह हाइड्रोजन गैस, फदफदाहट की आवाज़ आती है और गैस देने लगता है। यह क्रिया बहुत ही आसान है और इजीली आप कर सकते हैं। और फिर उस हाइड्रोजन गैस की आप पहचान करेंगे, एक मोमबत्ती उसके पास ले जाएंगे तो वो जोर से वो गैस पोप पोप की आवाज़ के साथ जल उठती है। तो ये हमारी पहचान है। इसका मैंने एक सरल इक्वेशन आपके लिए लिख दिया है, 2HCl + ZnCl2 + H2। तो एक जनरल आप इक्वेशन लिख लें, अम्ल प्लस धातु बराबर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बहुत ही कॉमन है अम्ल के साथ। क्षार के साथ उतना कॉमन नहीं है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग क्षार है NaOH, तो यह जिंक के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। लेकिन यह सभी धातुओं के साथ ऐसी ये अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो यह भी आगे आप लोग सीखेंगे कि क्यों नहीं कर पाता है।
तो हम लोग फिर से सीखें कि अम्ल और धातु बहुत ही आराम से रिएक्शंस देते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस वेरी इजीली। तो हाइड्रोजन गैस अगर प्रयोगशाला में बनाना है तो हम जिंक ले लेंगे और उस पर अम्ल HCl या H2SO4 डालेंगे, हमको तुरंत गैस मिल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्षार के साथ, और आगे तो हम लोग को और भी मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस निकालने का कार्य नहीं करते हैं। तो अब हम इसके अगला भाग में चलेंगे। अब हम लोग धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया देखेंगे। दो परख नली आप ले लेंगे लेबोरेटरी में, परख नली A और परख नली B उस पर साट देंगे। अब देखें कि कैसे रिएक्शन, ये धातु के कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इस पर हम देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड की क्या अभिक्रिया होती है। तो ये NaCl सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। गैस को हम हमेशा ऊपर की ओर एरो देकर दिखाते हैं। दूसरा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। इसमें आप देखें कि एक हाइड्रोजन आ गया है, ये NaHCO3 प्लस HCl, और ये हो गया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये आपने देखा कि इस दोनों अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। अब आप परख नली B में, ये दोनों के लिए अलग अलग आप करेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल से ही आपको परख नली A के लिए आप एक ये रखेंगे, और फिर परख नली B में आप क्या रखेंगे, तो उसमें रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसकी पहचान करनी है कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो आप जब चूना जल भी इसे कहते हैं, चूना जल में जब आपने उस गैस को जो उसमें निकली उसको प्रवाहित करेंगे तो आप देखेंगे कि एक श्वेत अवक्षेप, इनसॉल्युबल जो भी सॉलिड मैटर्स है वो कहता है, उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट या वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वह जमा होता है, और उससे इसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। तो यह साबित करता है कि वो जो गैस इसमें से निकली थी वो इसमें जब रिएक्शन हुआ, परख नली B में ये क्रिया हुई, तो यह एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त किया और ये कलर हो गया दूधिया। अब इसको हम लोग दूसरा और भी एक देखेंगे कि CaCO3 जो ये है श्वेत अवक्षेप, यह H2O और CO2, और अगर CO2 डाला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, CaHCO3 होल 2। इसको कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यह जल में घुलनशील हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि फर्स्ट परख नली A, फिर से मैं दोहरा दूं, परख नली A है, सोडियम कार्बोनेट आपने लिया और उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराई तो आपको एक गैस मिला NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये गैस CO2 है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए एक परख नली B में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल लेकर उस गैस को आपने उसके अंदर प्रवाहित किया, तो आपको मिला है श्वेत अवक्षेप दूधिया कलर, जो साबित करता है कि यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इसमें अगर और भी हम लोग लगातार डालते जाएंगे तो धीरे धीरे यह घुलनशील हो जाएगा। जो मैंने कहा कि ये सॉलिड प्रेसिपिटेट है जो जमा हुआ है, यह अघुलनशील है, यह धीरे धीरे घुलने लगेगा जल में और यह बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और यह जल में घुलनशील होता है तो बाद में ये दिखेगा नहीं। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसकी आप पहचान भी करेंगे। अब हमारा आगे है अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जैसा मैं बता रही थी कि आपको इंडिकेटर्स की आवश्यकता होगी, कब, जबकि आप अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो उसकी पहचान के लिए आप इंडिकेटर का उपयोग करेंगे।
यह क्रिया आप यहाँ देखें, एक सबसे सरल समीकरण मैंने आपके लिए लिखा है। यह है सबसे प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यह है HCl। इन दोनों को रिएक्शन करते हैं बहुत तेज़ से, तुरंत ये रिएक्शन देता है और NaCl + H2O बन जाता है। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि ये क्षारीय थे और ये अम्लीय थे, लेकिन दोनों अपने गुणों को नष्ट कर लिया और दोनों ने अपने अपने गुणों को खोकर एक लवण, एक उदासीन विलयन बनाया। इसकी आप पहचान कर सकते हैं लिटमस पत्र से, तो आपको पता चलेगा कि कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो ये उदासीन है, लवण जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्षार है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्ट भी बनेगा। हम आगे पढ़ेंगे फिर से इसको, जब लवण पढ़ेंगे तो ये NaCl उदासीन विलयन ये बना है। तो हम एक जेनरिक एक इक्वेशन लिखते हैं, क्षार प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। इसी पर टाइट्रेशन जो मैं आपको बता रही थी कि कैसे आप इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, और टाइट्रेशन अभिक्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी कार्य है जो आपको आगे सिखाया जाएगा। तो इसकी भूमिका में शुरुआत जो है वो इसी से आप हमेशा बताया जाता है। तो ये आप लोग सीखें और हमेशा याद रखें कि क्षार और अम्ल एक दूसरे के गुणों को नष्ट करके उदासीन विलयन बनाते हैं, जिसमें लवण है और जल तो होगा ही। तो यह एक जनरल आपका समीकरण है। अब आप आगे देखें, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मैंने बताया था कि वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वह जल में घुलकर क्षार बना दें, सब नहीं बना पाते हैं, तो उसे हम बेस कहते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स इनका नाम होता है। और ये क्षार, एक मैंने CuO लिया है, यह बहुत ही नहीं के बराबर घुलता है, और CuO लेकिन नेचर है उसका बेसिक, तो वह फिर अम्ल के साथ लवण और जल ही देगा। तो ये आप याद रखेंगे कि क्षार और भस्म, धात्विक ऑक्साइड्स और धात्विक हाइड्रोक्साइड दो चीज़ है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्षारीय ही है, और यह अम्ल के साथ अपने जो गुणों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है वो होती है, और लवण और जल बनते हैं। ये आगे और भी आप देखेंगे। इसके बाद मैं आती हूँ कि सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अब ये समानताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें समानता क्या है। आप लोग ग्लूकोज लेंगे, सबके घर में ग्लूकोज रहता ही है, और एक इथाइल अल्कोहल है, इसका भी उपयोग आपके लैब में होता है। और यह दोनों जो पदार्थ हैं, यह दोनों में विद्युत का संचालन, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, चूँकि यह विद्युत विच्छेदन क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आयनिक सब्सटेंस नहीं है। अब हम आगे देखेंगे तो ये दोनों को आप ध्यान से समझ लें कि ये सब नहीं कर सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाहित करना। अब दूसरा है कि आपने HCl लिया, H2SO4 लिया, आपको मैं बताई हूँ कि ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, खनिज अम्ल कहते हैं इसे, और यह तुरंत जैसे ही जल में इसको घोलते हैं यह आयंस में परिणत हो जाते हैं। H3O+, इसका तात्पर्य होता है असल में कि यह हाइड्रोजन आयन है, लेकिन चूंकि पानी में ही होगा इसीलिए हाइड्रोमियम आयन कहलाता है। H3O यानी H2O+ एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, तो यह जुड़कर H3O बन गया, और क्लोरीन ऋणायन निगेटिव। यहाँ देखिए ये H+ को H2O से मैं अलग से एक अभिक्रिया लिख दी हूँ कि H3O क्या है। तो एक H+ हमेशा जल के साथ ही रहता है और H3O बनाता है, इसलिए इसी तरह से आपको अपना समीकरण लिखना चाहिए। ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको स्पष्ट बातें समझ में आएगी। तो यह हाइड्रोजन और जो क्लोरीन का विच्छेदन हुआ,
इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन एक फ्री हुआ है, और जिसके कारण, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपके लिए चित्र बनाई हूँ। आप लोग इसको बहुत ही सरल ये है, आप अपने शिक्षक के मदद से कक्षा में इसको करेंगे। यह तनु अम्लीय विलयन लिया गया है, या तो HCl लीजिए या H2SO4 लीजिए, दोनों में सेम ही होगा। इसमें एक रबर का कॉर्क नीचे में रखते हैं और उस पर 2 कील लगा देते हैं, और उसको वोल्ट से 6 वोल्ट की बैटरी बहुत ही हल्का ले लेते हैं, और एक बल्ब लगाकर एक स्विच लगा दिया गया। जैसे ही ये आरंभ होगी क्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और ये बल्ब जल उठेगा। यह क्रिया आप अगर ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये भी डालें, फिर दोबारा ये करके देखा। और तीसरा आप देखेंगे NaOH। NaOH मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग क्षार है, तो इसलिए यह भी बहुत ही रेडिली, यानी जो जल्दी से आयंस में कन्वर्ट होंगे वही तो विद्युत धारा का प्रवाहित करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ ये Na++ OH- ये क्षारीय है, हाइड्रोक्सिल आयन, यह प्राप्त होता है, और इससे विद्युत विच्छेदन हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आप क्या करेंगे? ये जो सॉल्यूशन है इसको बदल बदल कर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। पहले ग्लूकोज डालकर कर लेंगे, फिर आप HCl जल में घुला हुआ लेकर कर लेंगे, और फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 3 इस तरह से इसको करके आप देखेंगे कि इन दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। तो ये हमें बताता है कि ये बहुत ही इजीली जो है यह इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत विच्छेदन करने की क्षमता रखता है, और ये सब क्रियाएं हमेशा जल की उपस्थिति में ही होगी। जल अगर नहीं होगा तो यह रिएक्शंस नहीं हो सकता है। इसकी भी पहचान अब आगे करेंगे। लेकिन अम्ल जो है वो तो बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, और इस तरह से अब हम अम्ल की एक बड़ी परिभाषा सामने आती है कि अम्ल उसे कहते हैं जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन हो। जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन होगा उसे ही हम अम्ल कहते हैं। तो फाइनल इतना सारा कुछ करके हमने रिज़ल्ट क्या निकाला कि अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन विस्थाप्य हो, यानी वो आराम से उसमें से निकले। और जल के साथ ये होता है। अगर आप ड्राई रखेंगे तो ये भी एक्सपेरिमेंट किया आता है, तो HCl कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। ये भी हम आगे आपको दिखाएंगे। अब क्षार के साथ तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग क्षार है तो ये किया है, लेकिन ज़्यादातर जो वीक क्षार हैं वो ये कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो वो विद्युत विच्छेदन इजीली कर ही नहीं पाते, और इसीलिए वह विद्युत धारा प्रवाहित करने में बहुत ही धीमा गति से कर सकते हैं या नहीं भी होता है। तो यह भी मैंने यहाँ आपको लिख दिया है कि CO2 जल में बहुत कम घुलनशील होने के कारण यह क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये समानता देखा कि एसिड्स क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि एसिड किसे कहते हैं तो आप कहेंगे जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोजन आयन हो। और क्षार किसे कहते हैं तो जिसमें विस्थाप्य योग्य हाइड्रोक्सिल मूलक हो, वो है एल्कली। उसे बेस ना समझें, भस्म ना समझें। तो अम्ल और क्षार में जल की मात्रा है, इसे हमेशा आप याद रखेंगे, और इसी के उपस्थिति में यह आपका विद्युत विच्छेदन क्रिया कर पाता है, और तभी आप विद्युत धारा प्रवाहित होता है यह आप दिखा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप अम्ल और क्षार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली है, और आप इसको जितना केमिस्ट्री ऐसा है, आप जितना ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना ध्यान से देखेंगे और उसको अपने से कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री लैब के लिए। आप आग जलाएं, टेस्ट ट्यूब को अपनी तरह रख लिया, बस
कुछ घटना घट जाएगी। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड गलती से ले लिया तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। तो ये सब हमेशा आप जब जाएंगे कक्षा में, लैब वाले कक्षा में, प्रयोगशाला में, तो अत्यंत सावधानी का प्रयोग करेंगे। अपने घर में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सावधानी हमेशा रखना है। तो बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग को मेरे समझ से इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। किशोरियाँ बनती हैं, किशोरियाँ फिर नारी बनती हैं। नारी बढ़ती है, गढ़ती है सारा संसार, गढ़ती है सारा संसार। सुनो सखियों मेरे मन की आवाज़, आओ बताओ उस पल की बात। जाने हम अपने तन की बात, पौधों का जैसे होता है विकास। जाने हम अपने तन की बात, पौधों का जैसे होता है विकास। बेटियां खिलती कलियों के समान, बेटियां खिलती कलियों के समान, बेटियां खिलती कलियों के सबसे अच्छी कहानी वो होती है जिसमें किसी
किसी दूसरे को एक और चांस मिलता है। खेत बर्बाद हो रहे हैं। लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि प्लास्टिक को यूं जलाने से प्रदूषण हो रहा है। ये बेकार खाद की वजह से हो रहा है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ना करने का नतीजा है। मौसम से भला कौन जीत पाया है? मैं भी पत्रकार हूँ, ऐसे हार नहीं मानूंगी। समस्या को जड़ से मिटाने के लिए रिसर्च करूंगी, नोट्स बनाऊंगी। तुम्हारे पिता टूट चुके हैं समीरा, वो लोगों से हार गए हैं बेटा। मैं उन्हें हारने नहीं दूंगी। ये हम सब की लड़ाई है। लेकिन गांव वालों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मनाएगा कौन? भोली बुआ। क्यों नहीं? उनकी हेल्प लेने में क्या बुराई है? एक्टिंग की दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं दोबारा उस दुनिया में नहीं लौट सकती हूँ। बुआ, आपको अपने भाई के लिए एक बार फिर से एक्टिंग की दुनिया में लौटना होगा। अगर प्रॉब्लम इतनी गंभीर है तो मैं अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लेकिन ये मेरा लास्ट शो होगा। लड़कियां चाहे तो कुछ भी बदल सकती है, फिर चाहे लड़ाई समाज से हो या फिर क्लाइमेट चेंज से। पढ़िए द लास्ट शो। द लास्ट शो की एक्टिविटी के साथ एक 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। एक जैविक किसान को ढूंढे और उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे। फसल और उनके व्यवसाय की जानकारी ले। उनके मौसम के अनुसार कैसे फसलें बदलती है ये पूछे। नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूले। दूसरा दिन, खेत में जाकर रिसर्च। खेत में जाकर किसान कैसे अपनी फसलें उगाते हैं ये समझे और नोट करे। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां जैविक सब्जियां बिकती है। वहां जो जो कंपनियों के जैविक पदार्थ बिक रहे हैं उनकी सूची बनाइए और देखिए उनकी क्या कीमत है। चौथा दिन, दल के साथ मीटिंग। अपनी टीम के साथ ये तय करें कि आगे और शोध की जरूरत है या आपके पास सारी जानकारी है। कृषि केंद्र की ओर बढ़िए और आगे जानकारी इकट्ठा करें। फिर प्लान पे काम चालू करिए। पांचवा दिन, बिजनेस प्लान बनाना। साथ मिलकर बिजनेस प्लान बनाइए और अपने टीचर को दीजिए। फिर दूसरी कहानी चुने, उन्हें देखे, पढ़े और उन पर एक्शन ले, क्योंकि जवान उद्यमी कभी नहीं रुकते। चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है नेकी कर दरिया में डाल। गंगा को मैला करने में प्लास्टिक की अहम भूमिका है। हमें कुछ करना होगा। हर कोशिश के पीछे एक प्लान होता है। किसी को तो शुरुआत करनी होगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए इस पेड़ को काटना पड़ेगा। ये महज पेड़ नहीं है, हमारे शहर की सांसें है। इसे बचाना होगा। लेकिन क्या करें? वाह, बहुत सुंदर। लड़कियों ने कर दिखाया। पेड़ पर मधुबनी पेंटिंग। कमाल कर दिया। कौन है ये गुमनाम कलाकार? शायद वो। मधुबनी सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। हमें सभी लोगों को साथ जोड़ना होगा। और प्लास्टिक का क्या करें? उसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना होगा। लेकिन ये सब अकेले नहीं होगा, और लोगों की जरूरत पड़ेगी। बनना चाहते हो बदलाव की सबसे बड़ी कंपनी जो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाएगी? अब इको पैकेजिंग की है तो अपने आइडिया को दुनिया के सामने रखना होगा।
कई बार जीतना जरूरी नहीं होता, इम्पैक्ट जरूरी होता है, उसके प्रभाव जरूरी होते हैं। इसी को इनोवेशन या रचनात्मकता कहते हैं। हमने कोशिश की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप क्या सोच रहे हैं? आइए और जुड़िए हमारे साथ। प्रकृति का यही तो गोल्डन रूल है। नेकी कर दरिया में डाल 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के ग्रुप में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र में जाकर शोध कीजिए। आप अपने आसपास के दुकानदारों से मिले और पूछे कि वो उनके उत्पादों की किस तरह पैकेजिंग करते हैं और क्यों। ये भी पूछे कि ज्यादातर उत्पाद प्लास्टिक में लिपटे हुए ही क्यों आते हैं। यदि पैकेजिंग प्लास्टिक की है तो वे उसे नष्ट कैसे करते हैं। इस काम के लिए लगने वाली पूंजी, इसके विकल्प, उनके प्रतियोगी आदि सब के बारे में विस्तार से पूछे। हर छोटी और बड़ी जानकारी का वीडियो बनाइए और तस्वीरें ले। दूसरा दिन, क्षेत्र में जाकर शोध करने का दूसरा चरण, पड़ोसी परिवारों के पास जाएं, उनसे पूछे कि वो महीने में कितनी चीजें खरीदते हैं, उनमें से कितनी चीजें प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती है, और यदि उन्हें ये चीजें पर्यावरण संरक्षक टिकाऊ चीजों की बनी हुई जैसे जूट की पैकेजिंग में मिले तो क्या वो इसके लिए अधिक कीमत देंगे। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां पर्यावरण संरक्षक पैकेजिंग में उत्पाद बिकते हो। ये कौन से उत्पाद है और उनकी कीमत क्या है, इसकी एक सूची बनाइए। अब उन दुकानों में जाइए जहां प्लास्टिक के पैकेजिंग में उत्पाद बिकते हैं। उन उत्पादों की सूची बनाइए और कीमत भी लिखें। अब पर्यावरण संरक्षक टिकाऊ पैकेजिंग बनाने वाली अपने क्षेत्र की कंपनियों से मिलिए और उनसे इसकी पूरी प्रक्रिया जानिए। चौथा दिन, अपने दल के साथ बैठक कीजिए। अब एक साथ मिलकर पता लगाइए कि कचरे का आखिर होता क्या है। इसे कबाड़ वाले उठाते हैं? क्या इसके लिए कोई कंपनियां हैं? ये रिसाइकल होता है या नहीं? क्या इस कचरे को जलाया जा रहा है? हर जानकारी के नोट्स और तस्वीरें लें। इस आधार पर अपनी पैकेजिंग का प्रोटोटाइप बनाएं और इसका लोगो पर परीक्षण भी करें। 5वां दिन, अब जब आपके पास सारी जानकारी आ चुकी है तो एक दल के तौर पर अपनी व्यवसाय योजना बनाकर उसे अपनी शिक्षिका को मूल्यांकन के लिए दें। इसके बाद आप एक और गेट अ प्लान कहानी देखें, फिर उसकी शोध योजना पर कार्यवाही भी करें, क्योंकि दुनिया प्लास्टिक की पैकेजिंग के बेहतरीन विकल्प का बेसब्री से इंतजार कर रही है।